नमस्कार। जीवन की रफ्तार में ना अक्सर कुछ बहुत बुनियादी सवाल पीछे छूट जाते हैं। हाँ, वो सवाल जो शायद सबसे जरूरी होते हैं। बिल्कुल, वही सवाल जो हमारी हस्ती के मतलब हमारे होने के मर्म से जुड़े हैं। आज हम उन्हीं कुछ गहरे और जरूरी सवालों पर बात करेंगे। वो सवाल जिनके बारे में कहते हैं कि भाई जिंदगी पूरी होने से पहले हर किसी को खुद से पूछने चाहिए। हाँ, और हमारी ये चर्चा शुभा विलास की किताब क्वेश्चंस यू मस्ट आंसर बिफोर यू डाई के हिंदी सारांश पर आधारित है। अच्छा। ये सारांश में आध्यात्मिकता, पुराने भारतीय ज्ञान और निजी तजुर्बों की रोशनी में इन सवालों के जवाब खोजने की एक राह दिखाता है। तो चलिए इन मौलिक सवालों और स्रोत में दिए गए नजरियों की तह तक चलते हैं। जरूर। पहला और सबसे बुनियादी सवाल जो ये सारांश हमारे सामने रखता है वो है मैं कौन हूँ। सुनने में तो ये बड़ा आसान लगता है ना, पर शायद उतना है नहीं। बिल्कुल नहीं। ये सवाल सीधा हमारी पहचान के केंद्र पर चोट करता है। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि हमारी असली पहचान, हमारा सच्चा स्व, वो हमारे काम, हमारे रिश्तों, हमारी डिग्रियों या इस भौतिक शरीर से कहीं ज्यादा गहरा और स्थायी है। मतलब ये जो हम कहते हैं मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, ये असली पहचान नहीं है। लेखक के अनुसार नहीं, ये बाहरी लेबल हैं। असली पहचान हमारी चेतना, हमारी आत्मा से जुड़ी है। आत्मा से यहाँ मतलब वो अंदरूनी जीवन शक्ति या चेतना है जो शरीर के बदलने या खत्म होने पर भी बनी रहती है। अच्छा। स्रोत कहता है कि जब हम अपनी पहचान पूरी तरह से बाहरी चीजों से जोड़ लेते हैं, जैसे मैं अमीर हूं, मैं इस परिवार का सदस्य हूं, तो हम एक ऐसी नींव पर खड़े होते हैं जो हिल सकती है, बदल सकती है या छिन भी सकती है। ये बात सोचने वाली है क्योंकि समाज में तो हमारी पहचान इन्हीं बाहरी चीजों से ही बनती है ज्यादातर। हाँ, बिल्कुल। तो स्रोत के हिसाब से इस बाहरी पहचान और अंदरूनी स्व के फर्क को समझना इतना जरूरी क्यों है? यहाँ दिलचस्प बात यही है, स्रोत के अनुसार इस फर्क को समझना आत्मज्ञान मतलब खुद को जानने की यात्रा का सबसे पहला कदम है। पहला कदम। हाँ, जब तक हम खुद को सिर्फ शरीर या सामाजिक भूमिका मानते रहेंगे, हम हमेशा बाहरी दुनिया की उथल-पुथल से प्रभावित होते रहेंगे। जैसे नौकरी चली गई तो लगा सब खत्म। बिल्कुल। या कोई रिश्ता टूटा तो लगा मेरा वजूद ही बिखर गया। लेकिन जब हम ये महसूस करना शुरू करते हैं कि हमारी असली पहचान इससे कहीं गहरी है, तो हमें एक अंदरूनी स्थिरता मिलती है। एक ठहराव। हाँ, एक ठहराव। ये समझ हमें बाहरी मुश्किलों का सामना करने की ताकत देती है, क्योंकि हमारा केंद्र बिंदु अब बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहता। स्रोत इसे एक लंगर की तरह बताता है जो जहाज को तूफान में भी स्थिर रखता है। लेकिन ये समझ पाना आसान नहीं है। इसके लिए लगातार खुद पर ध्यान देने और मनन करने की जरूरत होती है। तो ये समझ कि मैं सिर्फ ये शरीर या भूमिका नहीं हूँ, हमें एक तरह की स्थिरता देती है। हाँ। जब हम इस गहरे स्व को महसूस करने लगते हैं, तो फिर स्वाभाविक रूप से अगला सवाल मन में उठता है। कौन सा? कि अगर मैं सिर्फ दुनियावी चीजें हासिल करने के लिए नहीं हूँ, तो फिर मेरे यहाँ होने का, इस जीवन का आखिर मकसद क्या है? और ये हमें दूसरे अहम सवाल की ओर ले जाता है, मैं क्यों जी रहा हूँ? हाँ, ये सवाल सीधा जीवन के उद्देश्य पर है, पर्पस ऑफ लाइफ। बिल्कुल। और यहाँ स्रोत एक बहुत बहुत प्रचलित धारणा को चुनौती देता है। अच्छा, कौन सी धारणा? कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना, शोहरत पाना या दुनियावी सफलता हासिल करना है। हाँ, ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं। लेखक का मानना है कि ये सब साधन हो सकते हैं, मंजिल नहीं। उनके अनुसार हर इंसान का जीवन एक खास मकसद, एक विशेष मिशन के साथ आता है। मिशन? हाँ, यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। ये मिशन हर किसी के लिए अलग हो सकता है और जरूरी नहीं कि ये कोई बहुत बड़ा या विश्व परिवर्तनकारी काम ही हो। तो फिर ये मिशन किस तरह का हो सकता है और इसे पहचाना कैसे जाए? क्योंकि बहुत से लोग शायद ये महसूस करते होंगे कि उन्हें अपने जीवन का कोई खास मकसद पता ही नहीं है। सही बात है। स्रोत बताते हैं कि ये मिशन अक्सर हमारी अंदरूनी प्रतिभाओं, हमारे स्वाभाविक रुचियों या दूसरों की सेवा करने की हमारी इच्छा से जुड़ा होता है। ये कुछ ऐसा हो सकता है जिससे हमें सच्ची खुशी और संतुष्टि मिलती हो, भले ही उससे दुनियावी सफलता मिले या ना मिले। इसे पहचानने के लिए स्रोत आत्मचिंतन और अपने दिल की आवाज सुनने पर जोर देता है। दिल की आवाज? हाँ। लेखक उस विरोधाभास की ओर भी इशारा करते हैं जिसे कई लोग महसूस करते हैं, बाहर से सब कुछ हासिल कर लेने के बाद भी अंदर एक खालीपन सा महसूस होना। हाँ, ये होता है कई बार। स्रोत के अनुसार ये खालीपन अक्सर इसलिए होता है क्योंकि हम अपने असली स्वभाव या मिशन से दूर हो गए होते हैं। अच्छा।
उस अंदरूनी आवाज को सुनने के लिए हमें दुनिया के शोर से थोड़ा हटना पड़ता है, अपनी इच्छाओं और प्रेरणाओं को ईमानदारी से देखना पड़ता है। ये कोई एक दिन का काम नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली खोज है। यानी बाहरी सफलता की चकाचौंध में अंदर की आवाज को सुनना और अपने असली मकसद को खोजना। बिल्कुल। ये खोज आसान तो नहीं लगती, खासकर आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में। नहीं, आसान नहीं है। और शायद इसीलिए तीसरा सवाल इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, ये सवाल हमें अपनी इच्छाओं की गहराइयों में ले जाता है। स्रोत यहाँ इच्छाओं और जरूरतों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर बताता है। वांट्स और नीड्स। अच्छा, क्या फर्क है? हमारी इच्छाएं अनंत हो सकती हैं। नया फोन चाहिए, बड़ा घर चाहिए, ज्यादा शोहरत चाहिए, लिस्ट लंबी है। हाँ, ये तो है। लेकिन हमारी असली जरूरतें शायद कुछ और हों, जैसे प्यार, शांति, अपनेपन का एहसास, जीवन में सार्थकता। स्रोत कहता है कि हम अक्सर अपनी इच्छाओं को ही अपनी जरूरतें समझ बैठते हैं और उन्हीं के पीछे भागते रहते हैं। और वो हमें सच्ची खुशी नहीं दे पाती। हाँ, शायद क्षणिक सुख दे दें, पर सच्ची और स्थायी खुशी नहीं। तो फिर अपनी असली जरूरतों और सच्ची ख्वाहिशों को कैसे पहचाने? इसके लिए स्रोत क्या रास्ता सुझाता है? इसके लिए स्रोत आत्मनिरीक्षण पर बहुत जोर देता है। इंट्रोस्पेक्शन। आत्मनिरीक्षण मतलब अपने अंदर झांकना? हाँ, ईमानदारी से अपने अंदर झांकने की प्रक्रिया। अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपनी इच्छाओं को बिना किसी लाग लपेट के देखना और समझना। ये खुद से पूछना कि मैं जो चीजें चाह रहा हूँ, क्या वो वाकई मुझे अंदर से पूरा करेंगी? स्रोत हमें अपनी इच्छाओं की प्रकृति पर सवाल उठाने को कहता है। क्या ये इच्छा क्षणिक सुख देती है या गहरी संतुष्टि? क्या ये मुझे खुद से और दूसरों से जोड़ती है या और अकेला बनाती है? ये सवाल तो सोचने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल। लेखक का मानना है कि सच्ची संतुष्टि बाहरी चीजों को इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि आंतरिक स्पष्टता, संतुलन और अपने सच्चे स्व के साथ जुड़ने में मिलती है। और जैसा कि लेखक कहते हैं, जिन सवालों से हम अक्सर कतराते हैं, जैसे ये सवाल, मैं सच में क्या चाहता हूं, वही असल में सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। ये हमें अपनी जिंदगी की प्राथमिकताओं को फिर से तय करने और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं जो वाकई मायने रखती हैं। ये आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया वाकई गहरी है, और जब हम ईमानदारी से अपने अंदर झांकते हैं, अपनी असली इच्छाओं और जरूरतों को समझने लगते हैं, हाँ, तो शायद हमें ये भी नजर आने लगता है कि कौन सी चीजें हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। बिल्कुल सही। और यहीं से चौथा सवाल उठता है, मुझे क्या छोड़ना है? ये उन बोझों के बारे में है जिन्हें हम शायद अनजाने में ढो रहे हैं। एकदम सही कहा। ये सवाल उन मानसिक और भावनात्मक बोझों की पहचान करने और उनसे मुक्त होने के बारे में है जो हमारी तरक्की में रुकावट डालते हैं। किस तरह के बोझ? स्रोत यहाँ कुछ खास चीजों को छोड़ने की बात करता है। पहला, नकारात्मक भावनाएं, जैसे गुस्सा, जलन, डर, निराशा, जो हमारी ऊर्जा सोख लेती हैं और हमारे नजरिए को धुंधला कर देती हैं। दूसरा, अतीत की गलतियों का बोझ और उनके लिए खुद को या दूसरों को लगातार कोसते रहना। ओह हाँ, गिल्ट। हाँ, वो। तीसरा, दूसरों के प्रति मन में रखी कड़वाहट, शिकायतें या द्वेष जो हमारे रिश्तों में जहर घोलते हैं। और चौथा, और शायद सबसे मुश्किल, हमारा अहंकार, ईगो। अहंकार। हाँ, अहंकार से यहाँ मतलब है खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने की भावना, अपनी गलतियों को स्वीकार न करने की जिद और हमेशा मैं और मेरा पर केंद्रित रहना। अहंकार को छोड़ना तो वाकई बहुत मुश्किल लगता है तो स्रोत के अनुसार इन सब चीजों को छोड़ना क्यों इतना जरूरी है? ये हमारे जीवन पर क्या असर डालता है? स्रोत के अनुसार इन चीजों को पकड़े रखना वैसा ही है जैसे पीठ पर भारी पत्थर लादकर पहाड़ चढ़ना। हाँ, बोझ जैसा। बिल्कुल। ये हमें धीमा करते हैं, थका देते हैं और आगे बढ़ने से रोकते हैं। नकारात्मक भावनाएं हमें शांति और खुशी महसूस नहीं करने देती। अतीत का बोझ हमें वर्तमान में जीने से रोकता है। सही बात है। द्वेष हमें अकेला और कड़वा बना देता है। और अहंकार हमें सीखने, विकसित होने और दूसरों के साथ सच्चे रिश्ते बनाने से रोकता है। स्रोत का तर्क है कि जब तक हम इस भावनात्मक और मानसिक कबाड़ से मुक्त नहीं होते, हम आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से विकसित नहीं हो सकते, नहीं जीवन में सच्चा संतुलन और शांति पा सकते हैं। तो इन्हें छोड़ना एक तरह की सफाई है। हाँ, एक तरह की शुद्धि या सफाई की प्रक्रिया है। ये हमें हल्का महसूस कराती है, हमारे मन को ज्यादा शांत और खुला बनाती है।
ताकि हम जीवन को ज्यादा सकारात्मक रूप से जी सकें। हाँ, और अपने असली उद्देश्य के करीब पहुंच सकें। ये छोड़ना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। हाँ, ये बोझ उतारना वाकई एक बड़ी चुनौती है, पर शायद खुद को हल्का और आजाद महसूस करने के लिए जरूरी भी है। बहुत जरूरी। जब हम अपनी पहचान समझते हैं, प्रश्न 1, अपना उद्देश्य खोजते हैं, प्रश्न 2, अपनी सच्ची इच्छाएं जानते हैं, प्रश्न 3, और रुकावट डालने वाले बोझों को छोड़ देते हैं, तब शायद हम उस अंतिम और सबसे गहरे सवाल का सामना करने के लिए बेहतर तैयार होते हैं। कौन सा? क्या मैं तैयार हूं जाने के लिए? यानी क्या मैं मृत्यु का सामना करने के लिए तैयार हूं? ये सवाल अक्सर हमें असहज कर देता है। हाँ, ये सवाल असहज करता है क्योंकि हम अक्सर मृत्यु के बारे में सोचना टालते हैं। हाँ, लेकिन स्रोत इसे टालने के बजाय इस पर विचार करने को प्रोत्साहित करता है, पर एक अलग नजरिए से। अलग नजरिया कैसा? लेखक मृत्यु को एक अंत के रूप में नहीं देखते, बल्कि इसे चेतना की यात्रा का एक अगला पड़ाव मानते हैं, एक दरवाजा। अच्छा, एक दरवाजा? हाँ, लेकिन इस दरवाजे से गुजरने के लिए तैयार होने का मतलब क्या है? स्रोत के अनुसार इसकी तैयारी किसी खास रस्म या क्रियाकांड से ज्यादा इस बात पर निर्भर करती है कि हमने अपना जीवन कैसे जिया है। मतलब जीवन जीने का तरीका ही मृत्यु की तैयारी है, ये कह रहे हैं? बिल्कुल। स्रोत का नजरिया यही है कि अगर हमने एक सार्थक जीवन जिया है, मतलब अपने असली स्व को समझने की कोशिश की है, अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास किया है, सच्ची खुशी की तलाश की है और नकारात्मक बोझों से खुद को मुक्त किया है, तो हमें मृत्यु का सामना करते हुए डर या पछतावा कम होगा। तैयारी का मतलब है ये महसूस करना कि मैंने अपने समय का सही इस्तेमाल किया, अपने रिश्तों को संवारा और दुनिया में कुछ सकारात्मक योगदान दिया, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। अच्छा। जब जीवन संतुष्टि और सार्थकता से भरा होता है तो मृत्यु एक डरावने अंत की तरह नहीं लगती, वो जीवन चक्र के एक स्वाभाविक हिस्से की तरह लगती है। तो इस नजरिए से देखें तो? हाँ, इस नजरिए से मृत्यु का विचार हमें डराने के बजाय वर्तमान क्षण को पूरी जिम्मेदारी और जागरूकता से जीने के लिए प्रेरित कर सकता है। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि जीवन अनमोल है और हमें इसका भरपूर उपयोग करना चाहिए। ये बहुत गहरा नजरिया है, मृत्यु को जीवन का दुश्मन नहीं बल्कि एक प्रेरक शक्ति के रूप में देखना। बिल्कुल। तो अगर हम इन 5 सवालों और उनके जवाबों पर गौर करें जो इस सारांश में दिए गए हैं, तो लेखक का मुख्य संदेश क्या उभर कर आता है? ऐसा लगता है कि ये सभी सवाल आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ, ये बिल्कुल जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है मुख्य संदेश कई परतों में है। पहला, आत्मविश्लेषण या खुद को जानने की प्रक्रिया, वो बेहद जरूरी है। बिना रुके, बिना सोचे समझे जिंदगी जीते जाना हमें कहीं नहीं ले जाता। दूसरा, बाहरी सफलता और आंतरिक संतुष्टि में फर्क समझना होगा। सच्ची खुशी और शांति बाहर की चीजों से ज्यादा अंदर की अवस्था पर निर्भर करती है, जैसा स्रोत बार बार कहता है। सही कहा। और तीसरा, जिन सवालों को हम मुश्किल या असहज समझकर टालते हैं, मैं कौन हूं, क्यों जी रहा हूं, क्या चाहता हूं, क्या छोड़ना है, क्या मैं तैयार हूं, वही असल में हमारे जीवन को दिशा और सार्थकता देने वाले सबसे महत्वपूर्ण सवाल हैं। और ये सब मिलकर इस किताब के उस विचार को पुष्ट करते हैं कि ये सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, बल्कि जीवन जीने के तरीके पर सोचने और उसे बदलने के लिए एक प्रेरक मार्गदर्शिका है। निश्चित रूप से ये सवाल हमें एक आईना दिखाते हैं। ये हमें अपनी मान्यताओं, अपनी प्राथमिकताओं और अपने जीवन जीने के ढंग पर सवाल उठाने के लिए उकसाते हैं। और शायद यही प्रक्रिया हमें आत्मज्ञान, संतुलन और उस सच्चे सुख के करीब ले जाती है जिसकी हम सब तलाश में हैं। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? आज हमने शुभा विलास की किताब के हिंदी सारांश के आधार पर 5 गहरे सवालों की पड़ताल की। मैं कौन हूँ? मैं क्यों जी रहा हूँ? मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ? मुझे क्या छोड़ना है? और क्या मैं जाने के लिए तैयार हूँ? हर सवाल हमें अपनी पहचान, उद्देश्य, इच्छाओं, बोझ और जीवन की अंतिम सच्चाई पर गहराई से सोचने का मौका देता है। यहाँ एक अंतिम विचार जोड़ने की इजाजत चाहूंगा, अगर आप कहें तो। हाँ, जरूर। जो स्रोत की मूल भावना से जुड़ा है वो ये कि शायद इन सवालों के कोई एकदम सही बने बनाए उत्तर खोजने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या? इन सवालों को ईमानदारी से पूछने की प्रक्रिया में शामिल होना। अच्छा, पूछने की प्रक्रिया। हाँ। आज की दुनिया में जहां हमारा ध्यान लगभग हमेशा भारी चीजों पर रहता है, सोशल मीडिया है, खबरों का शोर है, काम का दबाव है, ये सवाल हमें एक अनमोल मौका देते हैं अंदर की ओर मुड़ने का, अंदर देखने का। हाँ,
ये आंतरिक खोज, ये ठहराव अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली अभ्यास है। ये हमें धीमा होने, गहराई से सोचने और अपने जीवन को सिर्फ जीने के बजाय समझने का अवसर देता है। शायद ये पूछने की प्रक्रिया ही धीरे धीरे हमें उन जवाबों के करीब ले जाती है जिनकी हमें असली में जरूरत है। और ये जवाब, ये हर किसी के लिए अनूठे होंगे, कारी हो सकती है शायद। उम्मीद है आज की ये बातचीत सभी सुनने वालों को अपने जीवन पर थोड़ा रुक कर विचार करने और इन जरूरी सवालों का सामना करने के लिए प्रेरित करेगी। हाँ, उम्मीद तो यही है। आत्मचिंतन का ये सफर बेशक आसान न हो, लेकिन जैसा कि स्रोत इशारा करता है, ये हमें ज्यादा सार्थक, संतुलित और शांत जीवन की ओर ले जा सकता है।